हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स अनअकैडमी चैनल पर। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे कि कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन के एंड में, लास्ट में जुड़े रहते हैं। जैसे एनालाइज करिए, एनालिसिस करना होता है। कई बार होता है कि एग्जामाइन करिए, क्रिटिकली एग्जामाइन करिए, डिस्कस करिए, ब्रीफ करिए, डिस्क्राइब करिए, कमेंट करिए, शॉर्ट नोट या लिखिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके संबंध में मेरे को कई बच्चों ने मैसेज किया, सर इन सब चीज़ों को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो आपको भी इस तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो उस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश ठोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। ये मेरा कोड है ठोलिया 10, जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं अपडेट्स वगैरह के लिए। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मिलता है आपको डेली लाइव क्लासेस। बहुत सारे एजुकेटर्स की यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, और जो भी लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते थे इतने दिन, वो टॉप एजुकेटर्स अभी अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइव टेस्ट यानी वीकली टेस्ट भी है, मेगा क्विज भी है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब है कि जैसे आपने कोर्स स्टार्ट किया तो देन आप फिनिश करोगे उसका। कंप्लीशन, कोर्स का कंप्लीशन है। अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मीनिंग ये है कि यदि आपने ठोलिया 10 कोड यूज करके आपने एनरोल करा, यदि आपने ठोलिया 10 कोड यूज करके एनरोल करा, तो आप ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे क्लासेस ही देख पाएंगे, बल्कि आप सभी एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और ये बात है कि आपको पर्सनल गाइडेंस है वो मेरे से मिलता है। ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी टाइप करना होगा। उसके बाद ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको आरपीएससी करके गोल सेट करना है। उसके बाद वहां पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे वन इस तरीके से ऑप्शन आएगा आपके पास में गेट सब्सक्रिप्शन का, उसके बाद आपके पास ऑप्शंस खुलेंगे इस तरीके से। आप 1 ईयर या 2 ईयर के लिए एनरोल करिएगा। मेरा रिकमेंडेशन है कि जिस तरह की आरएस एग्जाम है उसके हिसाब से आपको 2 ईयर के लिए एनरोल करना चाहिए। लेकिन इसमें भी यदि आप देखो, 1 ईयर के लिए चार्जेस है 7000 और 2 ईयर के लिए है 8400। बट यदि मेरा रेफरल कोड आप ठोलिया 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 1 ईयर के लिए 6300 में और 2 ईयर के लिए आप 7560 में एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए 6300, 2 ईयर के लिए 7560। ध्यान से ये कोड यूज करना है आपको, स्पेस नहीं देना है, कैपिटल लेटर्स में यूज करना है। इसी तरह का कोई इश्यू आपको लगे कि बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को मैसेज कर सकते हो 8744035689। ठीक है। अब देखो, हम लोग जो है वो बात इतनी कम फीस के अंदर आप बहुत सारे टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जो नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस की तुलना में 1/10 है। ये मेरा कोर्स चल रहा है इंडियन पॉलिटी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ से हम लोग आर्ट एंड कल्चर या एथिक्स में से एक सेक्शन शुरू करेंगे, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एथिक्स करते हैं, ताकि वो जल्दी भी फिनिश हो जाएगा और 65 मार्क्स का प्रिपेयर भी हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि हिंदी में कई बार 2-3 जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, या कई बार एक ही शब्द है इंग्लिश का, उसके लिए 3-4 तरह के हिंदी के शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं। ये होता है। कई बार हम लोगों को भी क्वेश्चन को देखने के बाद में लगता है कि इसके पीछे जो पीछे वर्ड जोड़ा है, टेल वर्ड्स हैं, वो ये शब्द इसके पीछे नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब इसका कुछ इलाज नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जितना आप लोग सोचते हो कि डिस्क्राइब, इंडिकेट, ब्रिंग आउट, इस तरह के शब्दों को लेकर के, या डिस्कस, एनालाइज, शॉर्ट नोट, कमेंट, इतना जितना आप विचार करते हो, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि एग्जामिनर इतना ज़्यादा विचार करता होगा, या कॉपी चेक करने वाला भी एक एक शब्द को लेकर के इतना ज़्यादा संजीदा होगा, ऐसा मेरे को पर्सनली फील नहीं होता है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको थोड़ा सा, लगभग आप देखोगे तो चीज़ें तो वही लिखनी है, बट थोड़ा सा किस में किस चीज़ को प्रयोग कर लेना है। ज़्यादातर जैसे आपको दिक्कत होती है क्रिटिकली एनालाइज करने वालों में, या क्रिटिकली एग्जामाइन करने वाले शब्दों के, तो इस तरीके से पीछे क्रिटिकल शब्द जुड़ जाता है,
तो हिंदी में वो आलोचनात्मक हो जाता है, तो आपको लगता है कि उसे क्रिटिसाइज करना है। मेरे को लगता है ज्यादातर चीजों में वहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली एक्सप्लेन करना, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और जितना भी मैंने क्वेश्चंस देखे उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस में तो एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, डिस्कस करना, ये लिखा हुआ आएगा। ये भी आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा आरएस 2013 और 16 और 18 में किस तरह के क्वेश्चंस आए उनको लेकर के। तो डिस्क्राइब करना, इंडिकेट करना, ब्रिंग आउट है, इस तरह के जो शब्द हैं, ये जो शब्द होते हैं, वर्णन करना, सूचित करना, उल्लेख करना, जैसे डिस्क्राइब, तो इसमें आपको जो भी डिस्क्राइब करना है, तो जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, कई बार क्या होता है कि हम अपने विचार भी लिखने की कोशिश करते हैं, लगता है कि सुझाव दे देते हैं, एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा मेरी बात को, कई बार भावना में बहने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह के शब्द जो है मेनली इस जगह पर डिस्क्राइब वर्ड यूज होता है, और एक दो क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि ब्रिंग आउट भी हुआ है, लेकिन डिस्क्राइब शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। तो आपको जो उस क्वेश्चन के रिलेटेड चीजें जितनी भी, उनका वर्णन करना है, आपने मन से नहीं लिखना है, समझ रहे हो? यानी जो भी आपको फैक्ट पता है उस क्वेश्चन के बारे में, जो भी डाटा पता है आपको उस क्वेश्चन के बारे में, उनके बारे में आप पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। डिस्क्राइब करना है तो कोई बात नहीं है, वर्णन करना है तो कोई जरूरी नहीं कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, लेकिन आपको मन से नहीं लिखना है। आपको जितनी चीजें उसके बारे में आपने पढ़ी है, जानते हो, उनको पॉइंट फॉर्म के अंदर लिख देना है। यानी जितनी चीजों को आप लिख सकते हो उतना। यहां पर थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव होकर के, मतलब अपने विचारों को साइड में करके, ऑब्जेक्टिव होकर के और टू दी पॉइंट होकर के चीजों को लिखना है। दिमाग नहीं लगाना है, ऑब्जेक्टिव होकर के, टू दी पॉइंट होकर के, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं देना है कि एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, विस्तार देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जैसे उसने पूछा डिस्क्राइब करना है तो आप उसकी चीजों को लिख दीजिए, बातों को लिख दो, ये हो गया। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब शब्द का प्रयोग इस तरीके से अर्थ में होता है। जैसे क्वेश्चन होंगे इसके, जैसे डिस्क्राइब द कोज ऑफ इकोलॉजिकल क्राइसिस इन इंडिया, भारत में पारिस्थितिकी संकट के कारणों का वर्णन करो। ये आरएस 2013 का क्वेश्चन है। इसमें जो रीजन है एक्चुअल में वही लिखना है, अपने तरफ से रीजन बना नहीं लेना है। यानी क्या कारण है पारिस्थितिकी संकट के लिए, कौन से रीजन है, और इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ऐसे कौन से रीजन है। अभी यहां पर एक्सप्लेन तो मैं करूंगा नियर क्वेश्चन, बट ये आंसर इसका। लेकिन ये बात समझिएगा कि भारत में जो भी पारिस्थितिकी संकट है उसके लिए कौन से रीजन है, कोज कौन से, उन कोज को गिनवा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके उन कारणों को गिना देना आपको कि ये संकट है। तो आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा करना ही नहीं है। 2 नंबर का है तो 2-3 पॉइंट गिना देना है, 3 से 4 पॉइंट गिना देना है। यदि 5 नंबर में है तो आपको 7 से 8 पॉइंट गिना देना है। यदि 10 नंबर में है तो 12 13 15 पॉइंट जितने भी आप बना सकते हो उतने गिना देने। तो इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में उसकी सब चीजों को बता देना। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसी तरीके से देखो, व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, डिस्क्राइब एनी 2 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज विद द स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, राजस्थान के विशेष संदर्भ में किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का वर्णन करें। यानी जो भी 2 गैर परंपरागत स्रोत, जैसे आपने मान लो कि एक सौर ऊर्जा ले लिया, तो सौर ऊर्जा के लिए राजस्थान के अंदर किस तरह की चीजें हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, उन सारी चीजों को 1 2 3 कर सकते हो। यानी आप कह सकते हो, जैसे पहले तो इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है, ये तो एक्सप्लेन करना है, ये क्वेश्चन का एक अलग पार्ट है कि व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी इसके परंपरागत स्रोत कौन से हैं, इसको तो एक्सप्लेन करना है आपको कि कौन कौन से होते हैं, परंपरागत कौन से, अपरंपरागत कौन से। उसके बाद में राजस्थान के अंदर कोई भी 2 आपको एग्जांपल लेकर के 2 कारण बता, 2 जो है आपके पास में वर्णन करना है किसी का, राजस्थान के संदर्भ में किन्हीं 2 गैर परंपरागत स्रोतों का, ऊर्जा स्रोतों का। तो आपको जैसे आप ले लो विंड एनर्जी ले लिया, सोलर एनर्जी ले लिया, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना है कि राजस्थान में क्यों सोलर एनर्जी के लिए जो है वो सुटेबल कंडीशंस है। ठीक है, और विंड एनर्जी के संबंध में राजस्थान में क्या कंडीशन है। तो इन सारी चीजों को एक बार डिस्क्राइब कर देना, यानी आपको लिख देना है उसके बारे में पॉइंट फॉर्म में। सौर ऊर्जा लिखा, फिर उसके 3-4 पॉइंट लिख दिए, विंड एनर्जी लिखा, फिर उसके 3-4 पॉइंट लिख दिए। तो ये ज्यादातर मैंने कहा राजस्थान में इस तरीके से डिस्क्राइब वर्ड ही यहाँ पर ज्यादा प्रयोग हुआ है। जितने शब्द प्रयोग हुए हैं वो सारे बता रहा। ये 2018 में भी इस तरह के क्वेश्चन हुए हैं, जैसे डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द मोलेला आर्टिस्ट इन प्रिपेयरिंग द टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स। सिर्फ आपको यहां पर विधि के बारे में डिस्क्राइब कर देना है। आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा आपके पास और स्कोप नहीं है, यहां से आपके पास मन से लिखने का स्कोप नहीं है। मैं क्या कह रहा था इसमें कि आप मन से कुछ नहीं लिख सकते,
आपको जो चीजें पता है, फैक्ट पता है, आप मोलेला कला बना नहीं सकते। मोलेला कला बहुत सुंदर कला है, मोलेला कला से आयात हो, मतलब निर्यात करने से इनकम होती है, ये सब चीजों का पूछा नहीं उसने। समझ रहे हो आप? यहाँ के इसके जो बढ़ावा देने वाले हैं उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उन्हें राष्ट्रपति से सम्मानित हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी नहीं गई आपसे। यहाँ पर आपको डिस्क्राइब द मेथड यूज्ड बाय द मोलेला आर्टिस्ट, जो उसके अंदर विधि प्रयुक्त हुई है, सिर्फ उस विधि का वर्णन करना है, दाएं बाएं लिखना नहीं है। जितना पूछा है डिस्क्राइब कह दिया उसने, और मोलेला आर्टिस्ट के बारे में पूछी है, तो सिर्फ आपको सीमित हो जाना है उस मोलेला आर्टिस्ट के जो मेथड है या उसकी विधि है वही तक सीमित हो जाना है। भाई जैसे आपके पास में मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो चिकनी मिट्टी होती है, उसमें घोड़े की लीद मिलाई जाती है, उसको 700-800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, ये सारी बातें आपको डिस्क्राइब करनी है। इसमें आप क्या लिख देंगे अपने मन से? एक भी पॉइंट बताइए जो कि सर मैं मन से लिख दूंगा, कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको एकदम ऑब्जेक्टिव रह करके और इसमें जो प्रयुक्त विधियां हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। शायद बात आपको समझ में आई होगी। देखो अगेन एक 2018 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। भारत में सन 1901 से 2011 के बीच की जनसंख्या वृद्धि के विशिष्ट प्रावस्थाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब करना आपको। अब देखो 1901 से लेकर 2011 तक जो भी जनसंख्या वृद्धि के जो भी आपके फेज है उनको एज इट इज बताना है, मन से नहीं लिख सकते आप। मान लो कि जैसे 1921 तक है, उसके बाद मान लेते हैं कि अपन 51 तक है, ऐसे समझ लो, फिर 81 तक है मान लो, फिर 2011 तक है, इस तरीके से मान लो अलग अलग फेजेस है। तो यदि मान लो कोई फेज 1951 से 1981 के बीच में, तो वो पहले से डिफाइंड है, आप अपने मन से मत बनाइएगा कि मैं हर 10 साल में कर लूं। इसके 4-5 फेजेस हैं जो कि उस टाइम के बाउंडेशन में है। 1951 से 1981 एक फेज है, तो आपको उसका चर्चा करनी है। आपको मन से 1951 से 1971 नहीं बनाना है, यानी आपके पास ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है, अच्छी है, खराब है, उन सब चीजों के बारे में पूछा नहीं, इस तरीके से बात नहीं। इसके अलग अलग 4-5 फेजेस है, 4 फेज है मेनली, उन 4 फेजेस के बारे में देना है डिस्क्रिप्शन। यदि आपने पढ़ा है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आपके मन से करने से इस क्वेश्चन में कोई मार्क्स मिलने नहीं है, क्योंकि डिस्क्राइब करवा रहा है जो चीजें पहले से फिक्स्ड है, उनको मन से लिखने का स्कोप नहीं है। सही बात समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से कई बार क्रिटिसाइज करने के लिए आता है कि इसे कथन की आलोचना करें। तो कई बार आलोचना या समालोचना होता है, कई बार क्रिटिकली एनालाइज होता है, कई बार क्रिटिकली एग्जामाइन होता है। तो क्रिटिकली इनमें शब्दों में फर्क है। जैसे क्रिटिसाइज कह रहा है, यदि उसका आलोचना करनी है, समालोचना करना है, तो आपको उसके पक्ष और विपक्ष दोनों को आधार बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों को दोनों चीजों पर जाना पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष में। तो एक हमारे पास हो गया क्रिटिसाइज, क्योंकि आलोचना करना है, तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आलोचना करने लग जाए आप चीजों की। तो आपको इसमें बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है, कि उसके अच्छे पक्षों को भी देखना है, उसके खराब पक्षों को भी देखना है। हाँ ये अलग बात है कि आप उसके अच्छे पक्षों में 1/3 अच्छे पक्षों को देख लो आप, और 2/3 उसके खराब पक्षों का वर्णन कर दो। 1/3 आप इसके अच्छे पक्षों का, 2/3 आप इसके खराब पक्षों का वर्णन कर लो, लेकिन फाइनली उसके बाद में आपको इन दोनों को मिला करके लिखना है। थोड़ा बहुत आप कंक्लूजन में 1-2 लाइन में वो निष्कर्ष के रूप में भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके दोनों पक्ष है, ये नहीं कि सिर्फ आलोचना करने लग गए आप, उसका समालोचना करने लगे। क्रिटिसाइज करना है तो हमें करना है, लेकिन उसके पहले कुछ बिंदु बता करके कि ये है, इसके आधार पर फिर इनका काउंटर ये। तो इस तरीके से आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चन, सीधे क्रिटिसाइज वाले क्वेश्चंस मेरे को कम मिले, इसके राजस्थान वाले में क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन मिले, और एग्जामाइन द क्रिटिकली और क्रिटिकली एग्जामाइन ये की बात है, एग्जामाइन क्रिटिकली और क्रिटिकली एग्जामाइन, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो क्रिटिसाइज से थोड़े डिफरेंट है। मैं इसलिए यहां पर दिया, आगे मैंने एक टाइप भी बनाया इसका, ये क्रिटिसाइज से अलग है, क्योंकि क्रिटिसाइज में होता है कि थोड़ा सा अपने आलोचने वाले बिंदु को थोड़ा सा हावी रखना है। इसमें एग्जामाइन, इसमें क्रिटिसाइज, लेकिन हिंदी में देखो आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वही आलोचना ही करने लग जाए सिर्फ, इसका बिल्कुल भी, इस क्रिटिकली एग्जामाइन का हिंदी बहुत खतरनाक है, इसका आलोचना नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, एक आलोचना नहीं करना होता, बल्कि क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब हो गया कि भाई बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद हमें बताइए, बहुत ध्यान से एक एक पक्ष को, एक एक बात को, एक एक चीज को देख करके, देखने के बाद बताइए कि इसके पक्ष में क्या चीजें हैं और विपक्ष में क्या चीजें हैं। आलोचना को लेकर के इस पॉइंट में मत सोचिएगा,
यहां पर यह मत सोचिएगा कि मेरे को आलोचना करना है, आलोचना नहीं करना है। जैसे कि 19वीं शताब्दी का भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौतियों प्रेरणा का परिणाम था, हम इसकी क्रिटिसाइज भी करेंगे, लेकिन ये माना क्यों जाता है पहले आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि 19वीं शताब्दी की भारतीय पुनर्जागरण पश्चिम की चुनौतियों एवं प्रेरणा का परिणाम था, ऐसा माना क्यों जाता है। फिर यह भी आपको बताना है कि इन कारणों से, और कुछ हद तक सही भी है ये बात, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गलत ही है पूरी, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हमको ये बताना है कि पश्चिम की जो चुनौतियां थी हमारे सामने, उनसे हम लोगों को कुछ अवेयरनेस आई है, ऐसा थोड़ी नहीं आई, कुछ हम लोगों को मोटिवेशन भी मिला है, दोनों ही चीजें। लेकिन सिर्फ इन्हीं के कारण से नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के लोगों ने भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास करे। आपको ये भी बात यहाँ पर समझानी है। तो आपको बताना है कि इसी स्टेटमेंट में कितनी सत्यता है। ये नहीं है कि इसको पूरी तरीके से स्टेटमेंट को गलत साबित करना है, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि नहीं इसको पूरी तरह से गलत साबित कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें पश्चिम की चुनौतियां थी हमारे सामने, उसके कारण से हम लोगों में कुछ जागरूकता आई और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी थी हम लोगों के पास। ये कैसे, या इंस्पायरेशंस भी थे जिसकी वजह से हम लोग हुए भाई, उनको देख करके सीख ले, कुछ लोकतंत्र के बारे में ही सीख लो, बाकी चीजों के बारे में ही सीख लो। तो वो सब चीजों को बात करनी है। फिर उसके सिर्फ इसी कारण से नहीं है, बल्कि और भी कारण है। समझ रहे हो बात, केवल यही सत्य नहीं है। तो आपको इसके दोनों पक्ष देखने हैं, लेकिन इस सेंटेंस के पीछे आलोचना करने के लिए नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप उसे पूरा का पूरा क्रिटिसाइज कर दो, नहीं, ये नहीं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई चुनौतियों से कुछ भी नहीं हुआ, या कोई प्रेरणा नहीं मिली, जो किया सब कुछ हमारे यहाँ के नेताओं ने किया, सब कुछ हुआ हमारे लोगों से हुआ, ये बिल्कुल एकदम फालतू टाइप का स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं है इसका ये मीनिंग, ये समझिएगा बात, ठीक है। ये दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया, देखेंगे अपन आगे। अभी यहाँ पर ये क्रिटिकली एग्जामाइन होना भी नहीं चाहिए था। एनालाइज, विश्लेषण करना, जो एनालाइज करने के लिए बोलते हैं, कई क्वेश्चंस में होता है एनालाइज करना। इसमें ये होता है कि एनालाइज के अंदर भी हर पक्ष को एकदम तराजू पर तोल करके, वो छोटी छोटी बातों को विचार करके, इसमें आपको कोई ठेका नहीं है कि आप सकारात्मक चीजें लिखेंगे, एक नकारात्मक चीजें लिखेंगे, ये लिखेंगे, एक वो लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है और उसके बारे में लिखा है एनालाइज करिए, तो यदि आपको लगता है कि इसके मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट है, एक दो ही नेगेटिव पॉइंट है, तो एक दो ही लिखिए। कोई आपको पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है कि इसमें 80% पॉजिटिव 70% नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं। तो आपका उसका जो सेंटेंस है उसमें किस तरह की चीज लिखी हुई है उसको एकदम बारीकी से एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके जितने डायमेंशंस हो सकते हैं, एनालाइज वाले क्वेश्चन में जितने डायमेंशंस की आप चर्चा करेंगे, जितने डायमेंशंस की चर्चा करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। तो इसमें सभी पक्षों का बारीकी से वर्णन कर देना, जितने पक्ष हो सकते हैं किसी के, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, विश्लेषण करने के लिए बोल दिया। इसका मतलब है कि आप जितने डायमेंशंस खोल सकते हैं उतने डायमेंशंस उस क्वेश्चन के खोलिए, जितने डायमेंशंस खोल सकते हैं उतने डायमेंशन उस क्वेश्चन के खोलिए। जितने अधिक पक्षों की चर्चा करोगे उतना उत्तर अच्छा और प्रभावशाली होगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, कई बार होता है क्रिटिकली एनालाइज करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए, इस तरह की चीज होती है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्रिटिकली एनालाइज करना है, सिर्फ एनालाइज करना है, कोई आपके ऊपर बाध्यता नहीं है उसमें नेगेटिव चीजें लिखने की। आप तो बस उसके जितने पक्ष है चर्चा कर दो, और यदि है उसके नेगेटिव तो लिखो। लेकिन यदि क्रिटिकली एनालाइज करा है, यदि शब्द क्रिटिकली आ गया है ना, जुड़ा है ना, यदि क्रिटिकली शब्द जुड़ा है, इसका मतलब है कि आपको उसके दोनों पक्ष देखने ही देखने, दोनों पक्ष देखने ही देखने, सकारात्मक पक्ष भी देखना है, नकारात्मक पक्ष भी देखना है, और उन सबको विचार करना है उसके ऊपर। ना तो सकारात्मक है पूरी तरीके से आंसर, ना पूरी तरीके से नकारात्मक होता है। और नए में उस सेंटेंस जो दिया होता है उसको क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है, या क्रिटिकली आपके पास में आलोचनात्मक विश्लेषण का मतलब ये नहीं कि आलोचना ही आलोचना करके विश्लेषण करना है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पक्ष में जितनी बारीकियां बता सकते हो उतनी बताओ। एनालाइज पीछे वर्ड दिखे है इसका मतलब, और विपक्ष में भी जितनी बारीकियां हो सकती है। एनालाइज का मतलब हो गया कि उसको बहुत ध्यान से, उसके पॉजिटिव में जितनी बातें बहुत ध्यान से, और नेगेटिव में जितनी बातें वो बहुत ध्यान से एक एक करके आप सारी बता दो। क्रिटिकली का मतलब ये हो जाता है कि पक्ष और विपक्ष के अंदर थोड़ा सा चीजों को संतुलित बना करके चलना। ऐसी चीज क्रिटिकली एनालाइज टाइप की चीज कमेंट में भी होती है, उसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को देखते हैं। तो सकारात्मक, और आपको लगेगा कि आगे जाकर के सर चीजें तो वही है, बिल्कुल। देखो, जैसे एनालाइज द फिनोमिना ऑफ अब्सेंस ऑफ एनी इफेक्टिव स्टेट पॉलिटिकल पार्टी इन राजस्थान। राजस्थान में किसी प्रभावशाली राज्य राजनीतिक दल के अभाव की प्रघटना का विश्लेषण करो। क्यों राजस्थान के अंदर कोई स्थानीय या राज्य दल नहीं है? जैसे कि यूपी के अंदर आपके पास में है
आपके पास में 2 दल है, आपके पास बसपा है, सपा है। इसी तरीके से बिहार के अंदर भी जेडीयू है, महाराष्ट्र के अंदर है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर है, एमपी इसके अंदर है, पंजाब के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लोकल पार्टीज है। राजस्थान में नहीं दिखेगी आपको, 2 ही पार्टी दिखेगी, या तो कांग्रेस या राजस्थान। तो ये कह रहा है उसको एनालाइज करना है आपको, ऐसा किस कारण से हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है इस तरह की घटना होने के, क्यों, आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। तो जितने पक्ष आपके पास है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ नेगेटिव, आप नेगेटिव चीजों को लेकर चलो, पॉजिटिव, जितने पक्ष हो सकते हैं कि क्या कारण है कि ये एनालाइज करना है आपको सोचना है, विचार करना है, और जितने डायमेंशंस खोल सकते हो इस क्वेश्चन में, इन सब कारणों से ऐसा हुआ, आप समझ लो किस तरीके से करना है। तो वो जितने डायमेंशंस आप इसमें लिख दोगे उतना, यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस मैक्सिमम कवर करना है इसमें, नंबर ऑफ डायमेंशंस मैक्सिमम कवर करना है, ध्यान रखना है। जितने डायमेंशंस खोलोगे एनालाइज के अंदर उतना बढ़िया है। एक एक बात को बारीकी से खोल करके रख दो कि ये सब चीजें, जितने एनालाइज आपको समझ में आ रहा है वो सारा देखो। तनाव प्रबंधन के विभिन्न साधकों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं उनको खोल के रख दो। इसीलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा लोगों के नंबर भी नहीं आए, इसी कारण से नहीं आए क्योंकि बहुत सारे पक्ष बताने थे, लोगों ने 2-3 पक्ष बता करके चर्चा करना उसका एक्सप्लेन कर दिया। बहुत सारे पक्षों की बात यहां पर करनी थी, क्योंकि ये अलग अलग पक्ष जानने की कोशिश करता है बारीकी से, डिफरेंट डिफरेंट वेज को। एनालाइज द डेंजर ऑफ टेररिज्म इन टूडेज वर्ल्ड, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। आज के विश्व में आतंकवाद के खतरे का विश्लेषण कीजिए। आज के विश्व में आतंकवाद के खतरे का विश्लेषण कीजिए। ये एनालाइज द डेंजर ऑफ टेररिज्म इन टूडेज वर्ल्ड, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको क्या कारण है, जितने कारण है आप समझ रहे होंगे शायद, एनालाइज वर्ड है, जितने इसके पक्ष हैं, जितने इसके कारण हैं, उन सारे पक्षों को, सारे कारणों को बहुत डिटेल से, बहुत ध्यान से सोच करके सारी बातों को, डायमेंशंस को कवर करना है कि क्या क्या है, उसके खतरे क्या हो सकते हैं, क्या सामाजिक है हो सकते हैं, क्या राजनीतिक हो सकते हैं, क्या आर्थिक हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, वो सारे आपको खतरे यहां पर बताने हैं। क्या मानव सभ्यता को हो सकते हैं, किस तरह के खतरे हो सकते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खतरे हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर, जितने आप इसके डायमेंशंस देख लोगे उतना बढ़िया होगा। आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ आ रही होगी, मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पर। भारत और एशियन देशों के मध्य सहयोग महत्वपूर्ण है, विश्लेषण कीजिए, एनालाइज करिए क्यों महत्वपूर्ण है भारत एवं आसियान देशों के मध्य सहयोग। इसमें आपके पास जितनी बातें हैं, जितने, सिर्फ ये नहीं कि 1-2 बात के पीछे पड़ जाओ, जितनी चीजें डायमेंशंस खोल सकते हो, जो स्कोप आपके पास बनता है भारत एवं आसियान देशों के बीच में, उन सब को एनालाइज करना है। आई थिंक आप बात समझ रहे हो, उन सारे पक्षों को ठीक से एनालाइज करना है। अगेन देखो, हाल की, ये भी 2013 का क्वेश्चन है, हाल की वैश्विक मंदी के उत्तरदायी कारणों की समीक्षा कीजिए। एनालाइज द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट ग्लोबल रिसेशन। ये नहीं कह रहा है कि आप 1 या 2 फैक्टर मत बताइए हम लोगों को, आपको जितने भी लगते हैं कि इसके लिए ये रीजन रहा होगा, उन सारी डायमेंशन को कवर करके बताइए, इसको एनालाइज कहते हैं। जितने डायमेंशंस हो सकते हैं उनको सारों को कवर करिए। आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी ना। अब देखो, एक अपने पास फोर्थ है, एग्जामाइन कीजिए, यानी उसका परीक्षण करना या उसका विवेचन करना, एक ही बात हो। एक होता है क्रिटिकली एग्जामाइन करिए, देखो आलोचनात्मक परीक्षण करिए। मैं फिर कह रहा हूं, यदि पीछे क्रिटिकली एग्जामाइन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आलोचना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ आलोचना ये मत सोचिएगा। और सबसे ज्यादा इसी सेंटेंस में बच्चों को दिक्कत होती है कि आलोचनात्मक परीक्षण में करना क्या है, क्रिटिकली एनालाइज में सर करना क्या है। मैं कह रहा हूं सिर्फ आलोचना इसका मीनिंग नहीं है, इसमें पक्षों को सोचना पड़ता है। जहां पर क्रिटिकली है, इसका मतलब पक्ष और विपक्ष में दोनों में सोचना है, सकारात्मक भी सोचना है, नकारात्मक भी सोचना है। हाँ, उसका रेशियो आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन दोनों पक्षों पर ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होकर के, किसी बात के भावुक होकर के नहीं, किसी बात में अपने जो है अपना खुद का दृष्टिकोण यूज नहीं करके, या अपनी मानसिकता नहीं लगा करके, अपनी सोच नहीं लगा करके, अपने विचार सिर्फ मान लो कि अपने जो व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि आप ये सोचें ना, व्यक्तिगत विचार का मतलब होता है कि कई बार हम भावुक हो जाते हैं, कोई इसी तरह की चीज होती है, हम किसी विचार के साथ जुड़ जाते हैं, या हम किसी समाज से आते हैं तो वो हम लोगों के अंदर पूर्वाग्रह रहता है, तो आप उन पूर्वाग्रहों को, अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ दो, अपने भावना को छोड़ दो, अब उससे तटस्थ होकर के क्रिटिकली एनालाइज करो, कि एग्जामाइन करो कि इसके क्या सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, नकारात्मक, जिसमें आप अपनी
जो पूर्वाग्रह है, भावना है, सोच है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत उसको एक बार साइड करो और फिर सोचो कि आप नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में। ये क्रिटिकली एग्जामाइन होता है, बहुत ध्यान से एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह विचार करो इसके ऊपर कि ये सच में क्या है। आलोचना करने के लिए नहीं बोला गया, ये पूछ रहा है कि एक बुद्धिमान होने व्यक्ति होने के नाते इसको एक बार खोल करके इसके हर पक्ष को टटोल तो लो, इसके सारे पक्षों को देख लो कि किस तरीके से, समझ गए। उसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। हाँ, इसमें पॉजिटिव जैसे एनालाइज में जरूरी नहीं है कि आप उसके नेगेटिव चीजों की ज्यादा चर्चा करो, लेकिन क्रिटिकली एग्जामाइन में है कि उसके दोनों पक्ष देखने हैं आपको। जो कहा गया है एग्जामाइन के मतलब एक दोनों में अंतर है, क्रिटिकली और इसमें। एग्जामाइन में ये होता है कि एग्जामाइन का मतलब होता है कि जो कहा गया है वो आपसे पूछ रहा है कि ये बात सही है या गलत है, ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये सही है या गलत है। कई बार क्रिटिकली एग्जामाइन भी इसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज करना था आपको कि जो पश्चिम की चुनौतियां थी और हमारे पास में ये कह सकते हैं कि चुनौतियों के साथ में उसका था ना कि अपॉर्चुनिटीज थी, उनके परिणाम थे हमारे पास में, या उनका इंस्पायरेशन था कि हमारे यहाँ आधुनिकीकरण हुआ। तो वहां पर एग्जामाइन बोलता तो भी करीब करीब बात वही थी, परीक्षण करना था उस सेंटेंस का अपने को। और क्रिटिकल एग्जामाइन बोला तो करीब करीब बात वही थी, एक तरीके से देखा जाए तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है हम लोगों को, तो थोड़ा सा ज्यादा बारीकियों से चीजों को देख लेना है परीक्षण करते टाइम में, ठीक है ना। मतलब आपके पास इसको बढ़ गया है कि थोड़ा सा ज्यादा ढंग से कर सकते हो। इसके संबंध विचार, तथ्य, आंकड़े आदि प्रस्तुत करके उस बात को सही या गलत है उसके संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करने एग्जामाइन के अंदर। जैसे क्रिटिकली एग्जामाइन द स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन राजस्थान। राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु, ये 2013 का क्वेश्चन है, विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु प्रयुक्त रणनीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये नहीं सोचेगा कि ये जो नीति अपनाई गई है विनिर्माण क्षेत्र में बस मुझे तो उसकी आलोचना ही करनी है, इसमें आलोचना नहीं करनी है, इसे एग्जामाइन करना है कि किस हद तक ठीक है, इसकी खूबियां, अच्छाइयां और कमियों को साथ लेते हुए बताना है कि कहां तक चीजें ठीक है, ठीक है ना। एग्जामाइन करना है, परीक्षण करना है, ना कि यदि आलोचना करना है तो फिर परीक्षण कहां हुआ। ये तो पूर्वाग्रह हो गया ना कि हमें इस क्वेश्चन में आलोचना करनी है। हम पहले से ही मान के बैठे, ये क्वेश्चन जैसे सेंटेंस पढ़ा इसमें समझ आ गया कि ये इसका मतलब ये नीति ठीक नहीं है। आलोचनात्मक परीक्षण से तो आलोचनात्मक से तो ये लगता है कि ये सेंटेंस ये ठीक नहीं है, नीति बात ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। आप तो तथ्य दो ना, यदि कुछ इसमें कमियां हैं तो और कुछ अच्छाइयां हैं तो उसके संबंध में भी तथ्य दो, उस आधार पर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो आपके पास इसके संबंध में कुछ फैक्ट होना चाहिए आपकी बात को पुष्ट करने के लिए, कुछ आंकड़े होने चाहिए आपके पास। समझ पा रहे हैं बात को। अब ऐसे देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेटमेंट, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जेंडर लैंगिक विषमताओं में कमी लाने हेतु एक महत्वपूर्ण उपाय है, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी आपको आलोचना करनी है, ये सेंटेंस की आलोचना करनी है, क्या बेटी बचाना है, क्या बेटी पढ़ाना है, जिसकी मर्जी हो बचो, जिसका मर्जी हो पढ़ो, क्या फालतू की बातें लगा रखी है, जीवन में और भी बहुत काम है, इस तरीके का मतलब नहीं है। शायद आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में, मतलब यही हो गया कि इस योजना के पक्ष में ज्यादातर चीजें योजना के अपने पक्ष में ही जाना चाहिए, योजना के विपक्ष में अपने को वहां जाना चाहिए जहां इंप्लीमेशन हो। पॉलिसी के लेवल पर कभी भी हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है। अब ये नहीं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आप क्रिटिसाइज करने लग जाओ कि ये योजना बनाती रहती है सरकार, इनसे कोई मतलब तो है नहीं, काम तो ये ठीक से कर पाएंगे नहीं, फालतू में अंदर पैसा आएगा उसको खा जाएंगे, ये मतलब नहीं है इसका, ये मतलब नहीं है। क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको, इसका मतलब है कि इसके सारे तथ्यों को देख लो, फिर आप इसमें इंप्लीमेशन लेवल पे कुछ दिक्कत आपको लग सकता है कि इस तरह की हो सकती है, तो उसके संबंध में कि इसको किस तरीके से करना चाहिए। तो ज्यादातर चीजें इसकी पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। एग्जामाइन करना है आपको, आलोचना नहीं करनी है। समझ रहे बात को। ये नहीं कि योजना इस योजना के पीछे ही पड़ जाओ आप, किसे नहीं मेरे को गलती साबित करनी, बात समझ गए सही था। एक होता है इवेल्युएशन, इसके कम क्वेश्चन मिले मेरे को आपके पेपर में, मूल्यांकन करना, इसमें भी अच्छाइयों और कमियों को बताते हुए और ये चीज कितनी वैल्यूएबल है, या वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है क्वेश्चन है उसका मूल्यांकन करके कि क्या कहां तक ठीक है जो आप कह रहे हो, जो बात आप कह रहे हो उसका मूल्यांकन करा। उन्होंने कहा कि ये बात है, इसका मूल्यांकन करो, तो आप उसमें ये बताओगे कि ये कहां तक ठीक है जो आप कह रहे हो। ये सेंटेंस मूल्यांकन कर रहा है, इवेल्युएशन करा रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर वो सेंटेंस एग्जामिनर थोप नहीं रहा है, बल्कि आपसे वो पूछना चाह रहा है, आपसे जानना चाह रहा है कि आप उसके वास्तविक स्वरूप को उनके सामने रख दो। उन्होंने कोई सेंटेंस दिया है और पूछ लिया कि आप इसे इवेल्युएट करो या उसका मूल्यांकन करो, तो आपको उस सेंटेंस जो उन्होंने बोला है वो कहां तक ठीक है
10% ठीक है, 50% ठीक है, 80% ठीक है, उसके संबंध में आपको फैक्ट देने पड़ेंगे, डाटा देने पड़ेंगे। लेकिन आपको बताना है कि कहां तक जो आपने सेंटेंस रखा है, किस स्तर तक ये सेंटेंस ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसी तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। थ्रो लाइट ऑन, हाईलाइट, एक्सप्लेन, डिफाइन, इस तरह के शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश डालना, कई बार थ्रो लाइट ऑन प्रकाश डालना होता है मतलब, लेकिन इसका हिंदी व्याख्या करना कर देते हैं। इस तरह की चीजें बहुत जगह आपको मिलेगी। हमेशा एक ही शब्द के हिंदी इंग्लिश के लिए हिंदी प्रयोग नहीं हुई है। हाईलाइट करना, स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना, विस्तार करना, डिफाइन समझाइए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कई बार। तो इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, व्याख्या करनी होती है आपको। सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं करता, सिंपल एक्सप्लेन करना है आपको। सीधी सीधी व्याख्या कर दो आप उस चीज के बारे में जो जानते हो, सीधी सीधी। ना तो ज्यादा अंदर पूछना है, ना ज्यादा उसके आलोचना वाले पार्ट में पढ़ना है, ना ज्यादा उसके डेप्थ में जाना है। सीधी सीधी जो चीज पूछी उस पर जो 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 बातें हैं आप मोटा मोटी तौर पर उसकी सीधी सीधी बातें रख दो कि भाई ये बात है, बस ये बात है, नहीं इसका ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, इसमें ये कमियां, ये बुराइयां, ये खामियां, ये सब कुछ भी नहीं। आपको सीधा उसके बातें जो विपक्ष हैं उसके संबंध में आपको जो भी जानकारी है, डाटा प्राप्त है, आपको उस सबके सीधे सीधे रखना है। क्रिटिकल एग्जामिन में क्या होता है, आपको घुस के एक एक बात को अलग अलग इसको दिखाना होता है कि ये सब चीजें हैं उसके अंदर। लेकिन थ्रो लाइट ऑन, हाईलाइट, एक्सप्लेन, डिफाइन, ये सीधी सीधी बात को प्रकाश डालना है, डाल दो प्रकाश। प्रकाश का मतलब ये थोड़ा ही दीवार में घुस के चीजों को हाईलाइट कर दो, मतलब जो महत्वपूर्ण चीजें उनको दिखा दो, एक्सप्लेन कर दो कि भाई ठीक है ना बात, अभी बताता हूं। जो भी आपको पॉइंट पता है उनको पॉइंट फॉर्म में लिख सकता है, इसको इसके अंदर भी पॉइंट फॉर्म में चीजें लिखी जा सकती है, तो बहुत अंदर नहीं घुसना इसमें। देखो जैसे एक्सप्लेन ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट बाय विच इंडिया गेट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक्सप्लेन करना है, सिंपल सी बात है, बता दे भाई ऑटोमेटिक रूट क्या है और गवर्नमेंट रूट क्या है, ये बताना है। अच्छा बुरा आपसे नहीं पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन करा था तो क्वेश्चन दूसरे टाइप का होता। आपसे सिर्फ पूछा है कि बता दो भाई कि क्या मतलब इसका ऑटोमेटिक रूट का है, क्या गवर्नमेंट रूट का है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सीधी सी बात पूछी आप। यदि आपको इसके बारे में जानकारी है तो बता दो कि ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या परमिशन है नहीं है, बस वो पता है तो लिख दो। यहाँ पर अच्छाई और बुराइयों की चर्चा नहीं करनी है। यदि आपने यहाँ पर ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट की पॉलिसीज पर बात करना शुरू कर दिया, देन आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। यहाँ पर पूछा ही नहीं आपसे। ऑटोमेटिक रूट जो है उसको लेकर के क्रिटिकली एनालाइज करवाते हैं आपसे, जैसे इसे ऑटोमेटिक रूट के देख करके पूछते हैं आपसे कि इसे क्रिटिकली एनालाइज करो, देन आपके इसके पक्ष विपक्ष सारी चीजों को बारीकियों से एक्सप्लेन करना होता है। लेकिन एक्सप्लेन करवा रहा है तो फिर आपको सीधी सीधी इसकी बातें जो भी इसके बारे में है कि ये ऑटोमेटिक रूट है, ये गवर्नमेंट रूट है, उनकी चीजों को लिख दो। ये 2018 के क्वेश्चन पेपर में था। शायद बात आपको समझ में आ रही हो, कुछ हेल्प मिल रही हो। 2-3 बार देखिएगा वीडियो को, ये स्लाइड वगैरह यूज कर लीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा चीजों को, ये क्वेश्चन में इस तरीके से लिखेंगे। तो आप 2-3 बार 4 बार यदि क्वेश्चन लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे इन वीडियोस को देख करके, तो धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी। RS 2013 में भी एक क्वेश्चन था पेपर 1 में, यूनिट 1। थ्रो लाइट ऑन, देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऋण इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में ऋण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन। अब ऋण की अवधारणा अच्छी थी या बुरी, ये तो नहीं पूछ रहा आपसे, उसका क्रिटिकली एनालाइज नहीं करवा रहा है, पूछ रहा आप जानते हो क्या ऋण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, लिखते भाई। यदि पता है तो ऋण की अवधारणा थी क्या और कितने प्रकार की थी और इनसे कैसे ऋण हो सकता है। सिंपल बातें थी जो आपको याद है, ये ऋण होता है, इसके प्रकार होते हैं, इस प्रकार में ये चीजें, देव ऋण, पितृ ऋण वगैरह क्या है तो लिख दो सीधे, समझ के बात को। तो इसमें कुछ भी आपको वैसा करना नहीं। तो शायद आपको बात समझ में आ रही होगी कि किस क्वेश्चन में किस तरीके से चीजों को मेंशन। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दीन इलाही ऑफ अकबर, दीन इलाही के बारे में जो भी 2-4 बातें पता है वो लिख दो। पता है ना अकबर की दीन इलाही था, उसकी अच्छाई बुराई, उसका चीजें जो उसने करी वो ठीक थी कि नहीं थी, वो कितनी सक्सेसफुल हुई, क्या हुई, उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। दीन इलाही के बारे में जानकारी है आपको कुछ तो लिख दो, बस सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि वो एक्चुअली वो चीज थी क्या। इनमें सिर्फ ये बताना है कि वो क्या थी, इसमें ज्यादातर आपको आंसर एग्जामिनर को बताना है कि मुझे पता है कि मैं जानता हूं कि ये वाली चीज ये थी, उसमें ज्यादा अच्छी थी बुरी थी ये बातें नहीं करनी, बस ये चीज थी क्या, ये चीज आपके पास हाईलाइट के अंदर जो आपके पास में है, एक्सप्लेन वगैरह के अंदर, डिफाइन के अंदर ये चीजें आती है। जैसे एक्सप्लेन सूटेबल, ये 2018 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन सूटेबल प्रोडक्शन कंडीशंस ऑफ मेज एंड इट्स मेन प्रोडक्शन एरियाज इन राजस्थान, राजस्थान में मक्का उत्पादन के लिए उपयुक्त दशाओं तथा इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन करना है, आपको पता है उसके बारे में किस तरह की जलवायु परिस्थितियां होती है, कौन सा क्षेत्र है, किस तरह की मिट्टी होती है, सारी चीजें आपको पता है, तो ठीक है बता दो उपयुक्त दशाएं।
मक्के का राजस्थान में उत्पादन कौन से स्थान पर है? राजस्थान मक्के उत्पादन में, ये जरूरत नहीं है, समझ गए? आयात करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है, गल सड़ जाता है कि इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात बता दे भाई, बाकी चीज़ों से भी मतलब है कि किस एरियाज है जो है उनकी कंडीशंस के बारे में चर्चा करें। सिंपल, आपको पता है क्या इसके टेम्परेचर क्या चाहिए, वर्षा क्या चाहिए, मिट्टी किस तरह की चाहिए, सिंपल बता दो, एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये डिस्कस है, ये आपको आगे वाली चीज में समझाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर गलती से रख गया है, ये नहीं है। देखो, एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस ऑफ द फोर्ट ऑफ रणथंबोर। रणथंबोर के दुर्ग के सैन्य महत्व को बताइए। यानी यहाँ पर ज्यादा आपके पास अपने तरफ से कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना कि इसके बारे में इसका क्या इंपॉर्टेंस था, उसको एक्सप्लेन कर देना सीधा सीधा। ये महत्व था, सामरिक महत्व था और कोई महत्व था, उसके हिसाब से लिख देना। धन विधेय को परिभाषित करें, डिफाइन मनी बिल। देखो इसके लिए देखो हिंदी में परिभाषित करें, मतलब आपको लगता है कि इसकी परिभाषा दे, नहीं, इसका मतलब नहीं है। कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है, डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, तो आप इसके बारे में जो चीजें जानते हैं, जैसे आर्टिकल 110 के अंदर है ना, कौन सा बिल होता है, किस तरह की चीजें होती है, वो मनी बिल के अंदर आती है। थोड़ा बहुत एक आधा सेंटेंस लिखना चाहो तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास इसको मनी बिल घोषित करने के संबंध में ताकत होती है, लेकिन इसमें कोई परिभाषा की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ये सेंटेंस लिया कि परिभाषा नहीं देने की जरूरत है कि मनी बिल की सर जो विद्वानों ने डेफिनेशन दी वो क्या है, उतना चक्कर में या परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, बस उसके बारे में लिख दीजिए। अब एक टाइप आपके पास हो जाता है कि डिस्कस यानी विवेचना या विवेचन कीजिए। उसमें क्या होता है सर, देखो डिस्कस या विवेचना, विवेचन करना, व्याख्या करना, इसके अंदर आपके पास ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि इसमें आप पॉजिटिव चीजों को डिस्कस करें, नेगेटिव चीजों को करें, बहुत अंदर घुस करके करें या इस तरह की चीजें करें। इसके अलग अलग पक्ष हैं, उनको सबको आपको सामने रख देना है, जितने भी पक्ष आपको समझ में आते हैं। एनालाइज टाइप की चीजें ही इसके अंदर है, एनालाइज टाइप की चीजें इसमें, तो आपको डिस्कशन कर देना है, ज्यादा कुछ है नहीं, विवेचना कर देना। जैसे आउटसोर्सिंग भारत में सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, समीक्षा कीजिए, डिस्कस करिए। जे आउटसोर्सिंग इज एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन सर्विस सेक्टर इन इंडिया, तो आपको इसके पक्ष में कुछ तर्क दे देना है कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। आपको चीजें पता है तो इसके पक्ष में रख दो, आपको इस सेंटेंस को गलत साबित करने की, सही साबित करने की जरूरत नहीं है। भारत में सेवा क्षेत्र एक प्रमुख हिस्सा, समीक्षा कीजिए, डिस्कस कर दो, बस है या नहीं है ही, उसके बारे में आपको तथ्य दे देना है, बात छुट्टी हो जाएगी आपकी। यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामाइन नहीं करना है आपको, सिंपली आपको तथ्य या फैक्ट रख देना है सिंपल तरीके से, ठीक है। जैसे what has been the progress in the realm of citizens charter in India, discuss the positive impact of impact and limitations। भारत में नागरिक अधिकार पत्र के, ये भी 2013 का क्वेश्चन है, भारत में नागरिक अधिकार पत्र के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, इनके सकारात्मक प्रभाव तथा सीमाओं की व्याख्या कीजिए करें। भारत में नागरिक अधिकार पत्र के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है, इनके सकारात्मक तथा सीमाओं का, तो यहाँ पर एक्सप्लेन ही कर दिया कि आपको सकारात्मक भी बताना है, नकारात्मक भी बताना है, तब तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, दोनों पक्षों को रखिए और क्या, तो कह ही दिया। तो इस तरीके से बहुत ही विचार करते हो डिस्कस करने में, तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा विचार करते हो, ठीक है ना। डिस्कशन में बहुत ज्यादा डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप अंदर से घुस करके चीजें निकालो, जो मोटा मोटी चीजें पता है वो लिख देनी है। देखो जैसे यहाँ पर भी होगा डिस्कस कहीं पर, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना है। ये आपके पास 2018 के पेपर सेकंड में यूनिट 1 में आया था। तो श्रम एक पूंजी है और जीवधार पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी और श्रम में न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूं, मैं एक को अन्य के ऊपर प्रभुत्व नहीं चाहता हूं, ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर। अब इसमें एक तो है कि पहले आपको समझ में आए सेंटेंस, यदि आपको सेंटेंस समझ में आ गया तो गांधी जी ने जो बोला इस सेंटेंस को लेकर के उसका डिस्कशन, यानी एक तरीके से इस सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये गांधी जी ने ये बात को कही थी, इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। बहुत ज्यादा अंदर घुस के सही कहा था, गलत करा, ये चीजें नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहा गया, यदि वो आपको बात समझ में आ गई तो रख दीजिए। डिस्कशन का मतलब सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको 60 to 70% क्वेश्चंस में RS में डिस्कशन ही मिलता है। तो सिंपली आपको बातें रखनी होती है, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं कर, सिंपली बातें रखनी होती है। डिस्कशन आ गया तो सिंपली बातें रख दो, कोई मतलब नहीं है। RS 2018 में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक परिवर्तियों के अग्रदूत थे, विवेचन कीजिए। इस बात को डिस्कस कर दीजिए कि किस तरीके से, तो आपको जो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हिंदी साहित्य के संबंध में बातें पता है वो लिख दीजिए, सिंपली पता है, और फिर सारी बातें लिखने के बाद बता दीजिए इन कारणों से कहते थे। क्या आपको पता है क्या उनको क्यों कहते थे, बस वो बात पता है तो लिख दो, अपना दिमाग लगाने का सवाल ही नहीं है यहाँ।
क्या आपको पता है कि किस लिए उनको अग्रदूत कहा जाता था? ये बात पता है तो सीधा लिखो। इसमें आपको पीछे के सेंटेंस से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, आपको पता है वो बात, सीधी लिख दी बस, वो विवेचन ही है उसका, है ना। उस किस कारण से उनको कहा जाता था, देखो वहां पर विवेचन था, वो यहीं पर डिस्कशन की जगह व्याख्या आ गया। तो आप इंग्लिश और हिंदी में देखिएगा कि सेम ही है, यानी यहाँ पर व्याख्या ही करनी है एक तरीके से उस सेंटेंस की, डिस्कशन का मतलब ये है। तो व्याख्या करनी है वहां पर जो आपकी चीज दी गई, जैसे राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए, डिस्कस करिए, इस कथन की जो है ये व्याख्या कर देनी है आपको। सिंपली इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है वो समझा देना है, किस तरीके से राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, इसके बारे में आपको कुछ तर्क देना है, ठीक है। इसके विरोध में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि करी नहीं, क्रिटिकली कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उसको बात को स्थापित करना है। और इस तरह ज्यादातर क्वेश्चंस में डिस्कस होता है, तो चिंता की बात नहीं। ये आपके पास में हो गया इल्यूसिडेट लोकेशन फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान। राजस्थान में सीमेंट उद्योग की अवस्थिति के कारकों एवं वृद्धि की व्याख्या कीजिए। यह सेंटेंस ज्यादा करीब है एक्सप्लेन के, एक्सप्लेन में और ज्यादा सिंप्लिसिटी होती है, ये एक्सप्लेन के ज्यादा क्लोज है ना। ये एक्सप्लेन के, ये जो वर्ड है आप एक्सप्लेन वाली टेबल में जोड़ दीजिएगा। ये जो वर्ड है सिंपली आपको बता देना है कि क्या है, कारण है, कारकों के बारे में सिंपली बता। एक्सप्लेन हो गया, इल्यूसिडेट हो गया, ये जो वर्ड्स होते हैं, डिफाइन हो गया, इनसे शब्द कोई आसान नहीं होता है, ये सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेनेशन है। डिस्कशन में तो थोड़ा बहुत आपको दाएं बाएं भी विचार करना पड़ सकता है, लेकिन एक्सप्लेन वगैरह में आपको कुछ भी विचार नहीं करना, वो तो एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना है, हाईलाइट करना, प्रकाश डालना, वो ना। अब एक सेंटेंस होता है कमेंट या नोट या टिप्पणी, इसमें थोड़ा सा कमेंट देखो, दो चीज होती है, दोनों अलग अलग है। नोट यानी एक शॉर्ट नोट लिखवाते हैं, ये अलग बात है, और कमेंट जो है ये दूसरी बात है। यदि कमेंट करवाने की पूछे तो आपके पास स्कोप है कि आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को दोनों को ध्यान दो, और देना ही चाहिए, तभी अच्छा आंसर माना जाएगा कि आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों को देख करके चर्चा करो आप, ये कमेंट का मतलब हो गया। क्रिटिकल एनालाइज का मतलब ये नहीं कि आपको किसी चीज को उसके ज्यादा पीछे पड़ जाना है या उसके नेगेटिव पक्ष को ज्यादा दिखाना है, थोड़ा सा, या क्रिटिसाइज करते हैं थोड़ा सा, 2/3 है नेगेटिव पक्ष को ज्यादा लेते हैं। इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को देखते हुए, जैसे ये इसके सकारात्मक बातें, ये इसके नकारात्मक बातें लिख दी, और फिर नीचे कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूड कर दिया, ये आपके पास कमेंट में है। यदि आपको शॉर्ट नोट लिखवा रहा है तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं। शॉर्ट नोट का मतलब है टिप्पणी, तो आप उसमें ज्यादा पक्ष कवर करना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को दिखाना चाहते हैं, उसकी बातों को बताना चाहते हैं, तो ओके। लेकिन कमेंट के अंदर आपको थोड़ा सा कोई चीज लिख रहे हो तो ये क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा तर्क देते हो तो ठीक लगता है, लेकिन शॉर्ट नोट में उतनी जरूरत नहीं। शॉर्ट नोट में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को डालने की कोशिश करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट नोट के अंदर बातें आ जाए, कम शब्दों में अधिकतम बातों को शामिल करना। कमेंट के अंदर है कि थोड़ा सा उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों में रखना है, थोड़ा सा रखना है उसके साइड में, है ना, थोड़ा सा ठीक से चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक से दिखा रहे हो लोगों को, वो कमेंट है। मतलब यदि कमेंट कर रहे हो किसी के ऊपर तो सोच विचार के कर रहे हो। जैसे आपको कहे कि इनके बारे में आप, जैसे शॉर्ट नोट बनाना है किसी चीज के बारे में, तो अपन देख लेते हैं कि ये 2-3 चीजें ठीक है, ये 2-3 चीजें हमने थोड़ा सा कुछ चीजों को पकड़ के लिख दिया। कमेंट करना है, अब हम उसमें काफी सोचते हैं कि यार ये कमेंट ठीक है एक नहीं है, ये कमेंट ठीक है कि नहीं है, ये कमेंट ठीक है कि नहीं है, ये ठीक है कि नहीं है, इस तरह से सोचते हैं। तो थोड़ा विचार करना है, व्याख्या ही करनी होती है वैसे, लेकिन दोनों पक्ष अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को देखना है। कमेंट वाले में, नोट या शॉर्ट नोट में इस तरह की जरूरत नहीं महसूस होती है। जैसे ग्रास रूट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इस पटवारी, प्रशासन की तृणमूल इकाई पटवारी है, थोड़ा सा सोचना है। वैसे ज्यादातर चीजें आपको पक्ष में लिखनी है कि किस तरीके से पटवारी वाली, लेकिन थोड़ा सा आपको बता भी देना कि उसके पास किस तरह के चैलेंजेस हैं, थोड़े से 1-2 लाइन के अंदर, तो थोड़ा सा विचार करके, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। राइट ए ब्रीफ नोट, अब देखो ये सिंपल है, ऑन ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब इसमें आपको कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, आपको इस नहर परियोजना के बारे में जितनी भी बातें पता है लिख दो। इतने 1000 करोड़ है, इन नदियों का पानी लिया जाएगा, इन लोगों को फायदा होगा, इतने साल में बन जाएगी, ये तब तक चालू हो जाएगी, इस बजट में प्रावधान किया गया, ये किया गया, वो किया गया, सारी बातें, जो भी बातें आपको पता है। ब्रीफ नोट या शॉर्ट नोट लिखवा रहा है आपसे, बस उसकी बातें लिखनी है, कुछ भी इसके दाएं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। ये इस तरह के सेंटेंसेस और होते हैं। जैसे ए स्ट्रॉन्ग इंडियन डेमोक्रेसी नीड्स इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन इट्स इलेक्शन सिस्टम, एक शक्तिशाली भारतीय जनतंत्र को चुनाव प्रणाली में
महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है, विवेचना करो। ये 2013 का पेपर है। तो देखो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए वहीं से। तो आपको ध्यान देना है कि कमेंट करना है इस पे। अब आपको इस पे विचार करना है। चुनाव प्रणाली में खामियां भी बतानी है, अच्छाइयां भी बतानी है, फिर आपको जरूरतें भी बतानी है। यानी आपको इसके दोनों पक्षों को लेकर के चलना है, दोनों बातों को लेकर के चलना है। ये नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव पक्ष दिखाएंगे, सिर्फ नेगेटिव दिखाएंगे, दोनों चीजों को कमेंट अच्छे से आप चीजों को बताएंगे कि अच्छा ये चीज है, अच्छे से उनकी बातों को बताना कि एक्चुअली क्या दिक्कत क्या है चुनाव प्रणाली के साथ, उसको अच्छे से बताना। उसके पक्ष में भी कोई चीज है तो विपक्ष में भी कोई चीज है तो, ठीक है। अब आपके पास हो गई वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी, टिप्पणी कीजिए। तो आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए वर्साई की संधि किस तरीके से थी, लेकिन सिर्फ वर्साई की संधि नहीं थी, और भी कारण थे, लेकिन हाँ उसमें से एक बहुत बड़ा कारण वर्साई की संधि भी थी। तो इसके अलग वो चाहते हैं कि वर्साई की संधि तो लिखो ही लिखो, आप उसके अलावा भी कुछ चीजें थी उसको लिख सकते हैं। तो सिर्फ हमें वर्साई की संधि को ही उत्तरदायी नहीं मानना है, बाकी और भी चीजें थी, लेकिन वर्साई की संधि बहुत बड़ी चीज थी तो ज्यादा इसकी चर्चा करनी, तो इसके बारे में दोनों चीजें आपको बता देना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा विचार कर लेना है। सिर्फ ये कहता कि राइट ए ब्रीफ नॉट ऑन वर्साई, इसके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो फिर सिंपली आपको वर्साई की संधि में ये हुआ, उसने नेतृत्व किया, ये करा ये करा ये करा बताना, लेकिन नहीं तो आपको थोड़ा सा चीजों को देख लेना पड़ता है। जैसे भारत की पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दुर्गामी प्रभाव पड़ा, टिप्पणी कीजिए। आपके पास नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया 5-year प्लान्स हैज फार रीचिंग इंप्लीकेशंस ऑफ द स्टेट इकोनॉमी, कमेंट। इसमें कमेंट करना है, थोड़ा विचार करना है आपको दोनों तरफ चीजों को, देन आपको लिखना है। शायद बात आप समझ गए। कमेंट ऑन द लिंकेज ऑफ इंडियन रिवर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी 2013 का क्वेश्चन है। भारत में नदियों को जोड़ने तथा सतत विकास पर इसके प्रभाव की समीक्षा करनी है। हिंदी में देखो समीक्षा लिख दिया, कहीं पर टिप्पणी करना लिख देगा। इंग्लिश में देखो कमेंट ही वर्ड है, तो इंग्लिश में वर्ड देख लीजिएगा, क्योंकि देखो यहीं पर कमेंट के लिए जो वर्ड है टिप्पणी लिखा, लेकिन यहीं पे कमेंट के लिए वर्ड समीक्षा लिख दिया। ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको कमेंट करना है, मतलब कि भारत जोड़ो नदी परियोजना है, उससे क्या सकारात्मक चीजें हो सकती है, क्या नकारात्मक हो सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसमें देखो दोनों तरह की चीजों को आपको लेकर के चलना है, किसमें, कमेंट के अंदर। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राजस्थान, ये 2018 का क्वेश्चन है, सहमत है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रयुक्त वार्षिक रजिस्टर की अभिव्यक्ति अधिकार अभिलेख की अभिव्यक्ति से विस्तृत है, टिप्पणी कीजिए। इसमें दोनों पक्षों की बातें लिखनी है, वार्षिक रजिस्टर की भी बात लिखनी है आपको, अधिकार अभिलेख की बात लिखनी है, सिर्फ एक की नहीं, और फिर बताना है कि कौन है या नहीं है, फिर अपना जजमेंट भी देना है इसके ऊपर, और आप क्यों मान रहे हैं ऐसा उसके पीछे तर्क भी देना है। तो दोनों पक्षों की बात होगी, जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दो पक्ष है, एक के संबंध में दूसरे के संबंध में, तो एक की बात बताना, दो की बात बताना, ये भी एक तरीके से कमेंट ही हो गया, है ना। राइट ए नॉट ऑन जीरो बेस बजटिंग, अब देखो यहां पर भी टिप्पणी वर्ड यूज करा है, लेकिन यहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, यहां पर शॉर्ट नोट या नोट या ब्रीफ नोट की बात है, यहां दूसरे प्रकार की। यहां पर सिर्फ आपको जीरो बेस्ड बजटिंग के बारे में बताना है, 2018 क्वेश्चन है, यहां पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं। तो सिर्फ हिंदी में टिप्पणी वर्ड देख करके आप यदि कोई चीज लिखोगे तो गलत हो सकती है, तो आपको समझिएगा कि टिप्पणी में यदि कमेंट लिखा है तो उसके दोनों एस्पेक्ट देखने हैं, लेकिन यदि शॉर्ट नोट है, ब्रीफ नोट है, इस तरह की चीजें करिए तो सिंपली चीजें उसकी पता है, उसके बारे में 2-3-4 जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, सिंपली इसको एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नया चीज नहीं, सिंपली एक्सप्लेनेशन है। ब्रीफ नोट, शॉर्ट नोट, ये एक्सप्लेन जैसा ही है, ये एक्सप्लेन है एक तरीके से, जो एक्सप्लेन डिफाइन में जो चीजें कर रहे हो वही शॉर्ट नोट और ब्रीफ नोट के अंदर या सिंपली नोट के अंदर करना है। आई थिंक बातें आपको समझ आ रही होगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरीके से कुछ सेंटेंसेस में मेरे को स्पेसिफाई, एनलिस्ट, इस तरह के शब्द भी मिले, बताइए, स्पेसिफाई करिए। इनके एनलिस्ट का मतलब है कि उनको गिनाना है, आपको बताना है। जैसे स्पेसिफाई द फीचर ऑफ सांसद आदर्श योजना, तो इसके सांसद आदर्श योजना की विशेषताएं बताइए। तो स्पेसिफाई के, एनलिस्ट के बताने की बात करें, सिंपली कारण गिना देने हैं या विशेषताएं गिना देनी है, सिंपली विशेषताएं गिना देनी है। और इसके अंदर सबसे बढ़िया तरीका रहेगा कि आप पॉइंटों की फॉर्म में लिखो, चीजों की पॉइंटों की फॉर्म में, कि ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है। सिंपली उन बातों की विशेषताओं का आप काउंट करवा दो 1 से लेकर के 7 तक, सारे पॉइंट्स को इस तरीके से काउंट करवा दो, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी आपको शायद। जैसे मानव विकास सूचकांक के निरूपण में प्रयुक्त आधारभूत संकेतक बताइए, जो भी संकेतक है, जैसे 3 संकेतक है अपने पास, उनका लिख लो। तो स्पेसिफाई द बेसिक इंडिकेटर्स यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे आपके पास में जीवन प्रत्याशा है, उसके बाद में जैसे पीपीपी के आधार इनकम है, वो सब आपके पास जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनको काउंट करवाना है, सिंपली उनका नाम लिख देना है, कुछ भी नहीं करना, यानी उसके जो भी हैं बातें उनको पॉइंट की फॉर्म में बता देने, जो भी उसकी विशेषता, जो इससे चीजें जुड़ी हुई है। जैसे एक सेंटेंस, ये 2013 का क्वेश्चन था, एनलिस्ट एनी 2 साइलेंट फीचर्स ऑफ नाथ द्वारा पेंटिंग्स।
नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नाथ द्वारा चित्रकला की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब देखो, एनलिस्ट करना है, स्पेसिफाई करना है, 2 की जगह 4 लिख दीजिए, लेकिन लिखने विशेषता ही है, उसमें आपको नाथ द्वारा पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगी कि गाइडेंस की इंपॉर्टेंट है। हम कई बार 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमें इन शब्दों का मतलब नहीं पता होता, और फिर हम सोचते हैं कि हमें आंसर राइटिंग क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि जब आपको इतने 10 प्रकार के 12 प्रकार के 15 टाइप के शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, इनका यदि मीनिंग आपको ठीक से क्लियर नहीं है, यदि आपको इनका पता नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे। यदि आपने बहुत पढ़ा, आपने 1 साल 2 साल बहुत कोचिंग करी, बहुत सारे नोट्स पढ़े, किताबें पढ़ी, 20 किताबें पढ़ी आपने, जैसा आपको शौक है, और उसके बाद में आपको यदि इनका मतलब ही नहीं पता है इन शब्दों का, तो कितना भी अच्छा पढ़ा, आप एग्जाम में तो वही करके आएंगे जो नहीं करना होता है। तो इस तरीके से मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और इस तरह की कोई आपकी इच्छा हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर इस पर आप एक वीडियो बना दो, तो बिल्कुल बना देंगे। आप बता दीजिएगा कि सर इस पर वीडियो बना दो, ये चीज़ मेरे को दिक्कत कर रही है। कुछ बच्चों ने ये मैसेज करा, तभी मेरे दिमाग में आई बात, तब मैंने इसको बनाया। तो आपके फरमाइश पे ये चीज़ें होती हैं, तो आप मेरे को बता सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप ध्यान से मेरा कोड ठोलिया 10 यूज़ करिएगा, ध्यान से ठोलिया 10 यूज़ करिएगा। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ना केवल डिस्काउंट, बल्कि इससे मेरा गाइडेंस भी मिलेगा आपको। तो ध्यान से यूज़ करना है कि 10 वगैरह कोड वगैरह ठीक से यूज़ करना है। यदि आपको कोई दिक्कत आए एनरोल करने में, या वैसे भी कोई परेशानी हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे, फिर अपन इस पर डिस्कशन कर लेंगे, बात कर लेंगे। इसके चार्जेस बहुत ही कम है, और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा हम लोगों का, और यात्रा भी रहेगी आपके जो सफलता में है, हम लोग कुछ योगदान कर पाएंगे। और इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फॉर 1 ईयर जो है वो 6300 है, और फॉर 2 ईयर्स जो है ये है हमारे पास में 7560। इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। कोई चार्जेस नहीं है 2 साल की प्रिपरेशन के लिए। इससे ज़्यादा तो टेस्ट सीरीज के लिए लोग ले लेते हैं। तो आप इसके लिए, इसमें सारी टेस्ट सीरीज है, वीकली मैं आपको टेस्ट देता हूँ, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इसके लिए एक मैं अभी ज्योग्राफी में जो है वो इसकी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ, जो कि आरएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। वो ऐप के ऊपर है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके संबंध में आपको टेलीग्राम से जानकारी मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।